हेलो नमस्कार दोस्तों। बीए फाइनल ईयर वालों के लिए 2024 का एग्ज़ाम है वो शुरू हो चुके हैं। वो अभी मई महीने के अंदर शुरू हो जाएंगे और अब पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड पेपर है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर आपके लिए लेकर आ गया हूँ इस वीडियो में। वैसे पॉलिटिकल साइंस का जो पहला पेपर होता है आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, उसके लिए जो एक्सपेक्टेड या गेस्ट पेपर जिसे आप कह सकते हैं या जो महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा में आने लायक, वो मैंने टेलीग्राम पर डाल रखा है। आप टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर वो पहला पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो दूसरा पेपर है वो भी इस वीडियो के बाद में मैं आपको अनुमानित जो पेपर है वो बना के टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा में आने योग्य वो प्रश्नोत्तरी देखते हैं हम कि कौन कौन से प्रश्न है जो आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि 99% उसके आने के चांसेस रहते हैं और इन्हीं में से पेपर में आने के जो प्रश्न है वो आते हैं इन्हीं में से, ठीक है। टेलीग्राम ये सेम नाम है चैनल का, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो, और आप बीए सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर फर्स्ट ईयर जितने भी आपकी कक्षाएं हैं, इसकी जो मोस्टली 3 सब्जेक्ट होते हैं उसकी सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। मोस्टली पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और जियोग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट तो आपको इसका सभी पेपर आपको मिल जाएंगे और हिंदी साहित्य वगैरह के भी हम कोशिश करेंगे आपके लिए अपलोड करने की, और जो भी सब्जेक्ट होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है वो आपके लिए गेस्ट पेपर नहीं है, जैसा कि कुछ लोग समझ लेते हैं कि ये अनुमानित प्रश्न पत्र है यही पेपर आएगा, वो पेपर नहीं है। ये केवल पिछले सालों की जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं उन्हीं को इस पीडीएफ में शामिल किया गया है, क्योंकि पिछले सालों के बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला प्रश्न आज के इस वीडियो का हम देखते हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में। हमारी बुक है दूसरी पॉलिटिकल साइंस में, उसका नाम अंतर्राष्ट्रीय संबंधी है, इंटरनेशनल रिलेशन। तो हमारे को इसका अर्थ पूछा है, क्या अर्थ है इसका। तो इंटरनेशनल रिलेशंस का सबसे जो कॉमन अर्थ है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से सामान्य अर्थ तो यह है कि विभिन्न राज्यों के जो पारस्परिक संबंध है वो कैसे हैं, किंतु इस परिप्रेक्ष्य में विचारणीय प्रश्न यह है कि राज्य क्या है और उनके कौन से संबंध इस अध्ययन शास्त्र का विषय समझ जाएंगे। विभिन्न द्वितान्य राज्य के 155 लक्षण तय किए हैं और दो राज्यों के मध्य सैकड़ों प्रकार संबंध हो सकते हैं। यानी इंटरनेशनल रिलेशन का जो बेसिक अर्थ है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि दो जो राज्य हैं, जो अलग अलग राज्य हैं, उनके बीच में आपस के अंदर संबंध कैसे हैं एक दूसरे के अंदर, तो उसी को हम इंटरनेशनल रिलेशन कह सकते हैं। अब इंटरनेशनल रिलेशन मतलब अलग अलग प्रकार से तय होते हैं, किस प्रकार इंटरनेशनल रिलेशन बिगड़ते हैं सुधरते हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अगला प्रश्न है राष्ट्र शक्ति क्या है। राष्ट्र शक्ति के बारे में, नेशनल पावर के बारे में आपसे पूछा है। तो राष्ट्र शक्ति वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई राष्ट्र या दूसरे राष्ट्रों के कार्यों, व्यवहारों और नीतियों पर प्रभाव और नियंत्रण रखने की चेष्टा करते हैं। यानी कि पावर, पावर शक्ति का मतलब पावर। तो पावर क्या होता है, किसी देश के पावर होता है तो दूसरे राष्ट्रों के कार्यों को नियंत्रित कर सकता है, व्यवहारों को नियंत्रित कर सकता है। कोई राष्ट्र किसी, जैसे अमेरिका है, अभी बहुत सारे देशों को नियंत्रित करता है अपने पावर के दम पर, क्योंकि उसके पास से पावर है, उसका जो राष्ट्र है वो इतना मजबूत है, कैपेबल है। तो वो दूसरे देश की नीतियों को निर्धारित करता है, उसके व्यवहार को प्रभावित करता है और उसके कार्यों को भी प्रभावित करने की पूरी कोशिश करता है, और कई देशों पर वो डायरेक्ट नियंत्रण भी रखने की कोशिश करते हैं। तो यही राष्ट्र शक्ति है जो दूसरे देशों पर प्रभाव डालते हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है उसकी आपको व्याख्या करना है। तो अब ये अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोण आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन करने के। तो यथार्थवादी दृष्टिकोण है, आदर्शवादी दृष्टिकोण है। तो हमें आदर्शवादी दृष्टिकोण की पूछिए व्याख्या। तो आदर्शवादी दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा में आएगा, 100% लिख के ले लीजिए। आदर्शवादी दृष्टिकोण या फिर एक आपका आएगा यथार्थवादी दृष्टिकोण। तो ज़्यादा महत्वपूर्ण आदर्शवादी दृष्टिकोण है। आदर्शवादी मतलब जो आदर्शवाद की बातें करते हैं, जिसमें युद्ध, असमानता और अत्याचार का अभाव हो और विवेक, शिक्षा और जीवन के द्वारा मानव कल्याण की प्राप्ति हो सके। यानी आदर्शवादी जिसके अंदर बातें हों वो आदर्शवाद दृष्टिकोण है, ठीक है, आदर्शवाद के अंदर, ठीक है। फिर यथार्थवाद के अंदर अलग कॉन्सेप्ट है, वो हम पढ़ेंगे जैसे हमारे क्वेश्चन आएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है शक्ति संतुलन का अर्थ बताना है आपको। शक्ति संतुलन का क्या अर्थ है, शॉर्ट में लिखना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, क्योंकि अभी हम छठे वाले प्रश्न कर रहे हैं। तो शक्ति संतुलन का अर्थ यह है कि विभिन्न पक्षों के बीच शक्ति का समान वितरण हो, जिसके परिणाम स्वरूप कोई भी एक पक्ष हावी नहीं हो पाता है। यह अवधारणा अक्सर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रयोग की जाती है, जहाँ इसका उपयोग युद्ध और संघर्ष को रोकने के लिए किया जाता है। शक्ति संतुलन का बेसिक कॉन्सेप्ट ही है कि कोई देश इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो जाए कि दूसरे देश से जो दब जाए, कमज़ोर रह जाए। यानी कि दोनों के पास बराबर शक्ति हो जाए, समान वितरण हो सब देशों के पास, और सब देश मतलब मिलजुल के आपस के अंदर मतलब संघर्ष वगैरह ना करे। तो यही शक्ति संतुलन का अर्थ है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, शीत युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है। तो शीत युद्ध के बारे में आपसे पूछा है। शीत युद्ध एक ऐसा शस्त्र था, शस्त्र था, ये शास्त्र नहीं। शीत युद्ध एक ऐसा शस्त्र था जिसने महाशक्तियों को युद्ध के विध्वंसक
ये गलत टाइपिंग होंगी। विध्वंसक के परिणाम से बचाते हुए युद्ध द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद की। यानी कि ये एक तरह का युद्ध तो नहीं था, लेकिन युद्ध में जो परिणाम हमारे सामने आते हैं वैसे के वैसे परिणाम शीत युद्ध से सामने आए। शीत युद्ध जो रूस और अमेरिका के जो दो महाशक्तियाँ थी 1990 तक, 90-94 तक चला था ये, ठीक है। 1947 से जब ये द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते ही ये शीत युद्ध आरंभ हो गया था, ठीक है। शीत युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, सेकंड पेपर के अंदर ये इसका कॉन्सेप्ट जरूर आएगा, इसका प्रश्न आपके सामने जरूर आएगा। और शीत युद्ध के कारण ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन वगैरह की शुरुआत हुई थी, वो भी हम आगे जैसे ही हमारे सामने आएगी प्रश्न तो हम उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। शीत युद्ध का मतलब ये है कि महाशक्तियों को युद्ध के जो परिणाम होते हैं वैसे वैसे परिणाम उसको मतलब शीत युद्ध के द्वारा प्राप्त हो गई। डायरेक्ट युद्ध करना नहीं पड़ा, लेकिन कुछ ऐसी उनके अंदर गुटबाजियाँ की, उन्होंने एक दूसरे पर इनडायरेक्ट हमले किए, तो उससे क्या है कि जो समस्त उद्देश्य उनको प्राप्त हो गए जो युद्ध में प्राप्त होते हैं, यानी गुटबाजी वगैरह, चाल चलन वगैरह। फिर दक्षिण दक्षिण संवाद, ये क्या है आपसे, और ये भी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण दक्षिण संवाद एक होता है उत्तर दक्षिण संवाद, तो उत्तर दक्षिण संवाद और दक्षिण दक्षिण संवाद, फिलहाल प्रश्न है दक्षिण दक्षिण संवाद का। दक्षिण दक्षिण संवाद से तात्पर्य यह है कि विकासशील देशों के मध्य आर्थिक सहयोग के लिए विचार विमर्श किया जाए। इसमें अधिकतर जो दक्षिणी गोलार्ध के राष्ट्र है वो शामिल किए जाते हैं। तो जो विकासशील देश हैं जो अभी मतलब विकसित होने की राह पर है, जैसे भारत वगैरह, तो वो क्या करते हैं, उनका आपस में एक कोई सहयोग है, मतलब आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो वो आपस में सहयोग करते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि आगे हम कैसे अपने को डेवलप करें उस प्रकार के। तो वो सारे जो कंट्री है वो मिलकर ऐसा सब कुछ विचार विमर्श करते हैं। तो इसमें जो दक्षिणी गोलार्ध है, जो उत्तरी गोलार्ध में तो ज़्यादातर जैसे अमेरिका वगैरह, यूरोप वगैरह, तो वो उनके तो अधिकतर देश विकसित ही है। तो जो एशिया के और बाकी उत्तरी अमेरिका के, उन प्रकार के जो दक्षिणी गोलार्ध के राष्ट्र हैं वो अभी तक विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। तो इसके जो सस्ता है, या फिर जिसको हम विचार विमर्श को हम दक्षिण दक्षिण संवाद कह सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की विशेषता आपको पता नहीं, गुट निरपेक्षता की दो विशेषता, गुर नहीं गुट निरपेक्ष, ठीक है, ये गलत टाइपिंग हो गया है। तो स्वतंत्र और सक्रिय नीति है, ये कौन, गुट निरपेक्षता एक स्वतंत्र नीति है, सक्रिय नीति है। गुट निरपेक्ष का मतलब है कि हम किसी, जैसे कि शीत युद्ध आरंभ हुआ तो एक गुट अमेरिका का हो गया, एक गुट वो सोवियत संघ का हो गया, रूस वगैरह का। तो अब दोनों में अगर कोई नहीं जाएगा, जिसका तीसरा है वो इसमें भी नहीं जाना चाहता, इसमें भी नहीं जाना चाहता, तो जो अलग गुट है वो क्या है, वो अलग गुट जो हो गया वो उसको गुट निरपेक्ष कहते हैं। तो ये जो नीति है ये लगभग मतलब शीत युद्ध के आरंभ से ही स्टार्ट हुई थी, स्वतंत्र नीति है ये। और इसके अलावा ये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति है, यानी कि जो दो गुट थे वो तो क्या युद्ध वगैरह चाहते थे, एक दूसरे पर कब्जा वगैरह, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे, लेकिन ये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति है, यानी कि सब आराम से रहो, मस्त रहो, और सबका अस्तित्व है, कोई भी मतलब एक दूसरे पर आक्रमण वगैरह ना करना। तो यही इसका मतलब मुख्य विशेषता है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो ये दो विशेषता होगी। अगला प्रश्न आता है, विश्व व्यापार संगठन WTO से आप क्या समझते हैं। तो WTO एकमात्र ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विभिन्न राष्ट्रों के मध्य जो भूमंडलीय व्यापार का नियमन करती है, संचालन करती है। यानी कि इंटरनेशनल जो बिजनेस है, जो ट्रेड है दो देशों के बीच के अंदर, उसको वो नियंत्रित करती है, संचालन करती है, किस प्रकार नियम कायदे होंगे, क्या उसके अंदर होंगे, तो वो सारी चीज़ें जो नियमित करती है, संचालन करते हैं, वो WTO का काम है। फिर दोहरा निषेधाधिकार की आपको व्याख्या करनी है, दोहरा निषेधाधिकार, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दोहरा निषेधाधिकार का उपयोग दो अलग अलग तरीकों से किया जाता है, जिसमें एक तो पहला जो तरीका है वो ये है कि सुरक्षा परिषद में जो वीटो शक्ति है उसका प्रयोग करके। तो ये एक तो निषेधाधिकार का तरीका वीटो पावर इस्तेमाल करना है। अब वीटो के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं कि जो 5 महाशक्तियाँ हैं, चीन, फ्रांस, रूस, UK और अमेरिका, तो ये लोग मतलब अगर कोई प्रस्ताव लाना चाहे और कोई एक अगर इसके खिलाफ में वोट कर दे तो वो प्रस्ताव पास नहीं हो सकता, तो ये वीटो पावर है। तो एक तो ये हो गया कि भाई पहला एकल तरीका तो ये हो गया निषेधाधिकार का, और दूसरा तरीका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते में दोहरे निषेधाधिकार का उपयोग ये समझाने के लिए किया जाता है कि यदि कोई देश किसी समझौते का उल्लंघन करता है तो ये सच नहीं है कि वह समझौते का पालन करता हो। मतलब अगर कोई वो उल्लंघन करता है किसी समझौते का, किसी प्रस्ताव का, तो इसका मतलब ये सच नहीं है कि वो समझौते का पालन भी करता है। उल्लंघन करता है तो वो पालन तो करता ही नहीं, ये तो मतलब इसका अर्थ यही है, भाई उल्लंघन करता है तो वो पालन नहीं करता है, ये उसका उल्टा अर्थ है, मतलब सेम ही अर्थ है, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है वो अलग अलग लिखी गई है। मतलब समझौते का उल्लंघन करता है लेकिन समझौते का पालन कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है, ये सच भी नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरा मतलब निषेधाधिकार का तरीका है। अब मान लीजिए उसका उदाहरण आपके सामने है कि दो देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जो उन्हें एक दूसरे के क्षेत्रीय दावों का सम्मान करने की आवश्यकता है। यदि एक देश दूसरे देश के क्षेत्र पर आक्रमण करता है तो इसका मतलब है कि वे समझौते का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया भाई, पहले तो उन्होंने समझौता कर लिया कि हम आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन जब एक देश दूसरे पर आक्रमण कर देता है तो उसका मतलब तो यही एक समझौते का उल्लंघन कर रहे हैं।
दोहरे निषेधाधिकार के अनुसार ये सच नहीं है कि वे समझौते का पालन कर रहे थे। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया दोहरे निषेधाधिकार का। ठीक है, फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं, सार्क और आसियान का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी पूरी बुक में से ये प्रश्न 100% इनमें से या तो सार्क पूछ लेगा आपसे या आसियान पूछ लेगा। इसका या तो देखो छोटा ना, एक तो छोटे वाला प्रश्न सार्क और आसियान से आता है, 2 नंबर का जो छोटे वाला प्रश्न आता है। इसके अलावा निम्नात्मक प्रश्न में भी इसका जो है सार्क और आसियान के बारे में आपसे पूछा जाता है, व्याख्या पूछनी है आपको, इसका काम, इसके कार्य वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं, इसकी भूमिका वगैरह पूछी जाती है। तो सार्क और आसियान को आपको रट लेना है 100%। केवल इसके नाम नहीं, इसके पूरे नाम नहीं, आपको पूरा इसका जो इसके कार्य वगैरह है, इसकी भूमिका वगैरह है, ठीक है, इसके देश वगैरह कितने, सारा कॉन्सेप्ट आपको इसके ऊपर रट लेना है सार्क और आसियान के बारे में। तो फिलहाल हमें सार्क और आसियान का पूरा नाम पूछा है, तो सार्क का पूरा नाम एक इंग्लिश में देख लीजिए, आपको आसानी से याद रहेगा, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है उसको सार्क कहा जाता है, SAARC सार्क। ठीक है, स्थापना इसकी 1985 में हुई और इसके सदस्य ये जो भारत है और इसके पड़ोसी 8 देश हैं, उन्हीं के ये मतलब उनका सहयोग है, संगठन है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान और ठीक है, इतने ही है, 8 देश हो गए हैं। और वहीं जो आपका आसियान है, आसियान के अंदर 10 देश है और इसकी स्थापना सार्क से पहले हुई थी, ठीक है, 1967 के अंदर। और इसका पूरा नाम क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशन है उनका जो संगठन है, संघ है, उसको क्या कहते हैं, आसियान कहते हैं। और जो भारत और पड़ोसी देश है उनको सार्क कहते हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना 1967 में हुई कि किसकी, आसियान की। इसके सदस्य देखिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये भारत के जो मतलब ये कौन सा द्वीप है, अंडमान और निकोबार शायद उस साइड में, तो सिंगापुर साइड में, इतने जो सिंगापुर साइड के देश हैं उनका जो संगठन है उसको आसियान कहा जाता है। ठीक है, दोनों का मकसद लगभग सेम ही है कि आपस में कौन साथ में सहयोग की भावना करना, एक दूसरे देशों को सहयोग करना, आर्थिक और उनके विकास में सहायता करना, नागरिकों का बेहतर जीवन के लिए प्रयास करना, इस प्रकार के ये इनके उद्देश्य लगभग सेम ही है, लेकिन संगठन दोनों देशों का अलग अलग है। ठीक है, कॉमन इसमें कोई भी नहीं है, सभी देश अलग अलग है, इसके अंदर दोनों अलग अलग उठे। फिर ये आगे के जो प्रश्न है वो सेकंड पार्ट में करेंगे, इस पार्ट का फिलहाल ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो पाए इसलिए। ठीक है, तो टेलीग्राम पर PDF डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।